सुधा, भगवान का दिया जला दिया? अरे अम्मा, आप तो जानती हैं मैं तो सुबह 5 बजे ही उठती हूँ, कब की पूजा कर चुकी हूँ। अरे माँ जी, घर का सारा काम कब का हो गया है, अब तो बस सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, इस कलयुग में मुझे सीता जैसी बहुएं मिली हैं। वरना एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरी आंखें चली गई तो मैंने सोचा मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। अरे अम्मा, हमारे होते हुए आप ऐसा क्यों सोचती हैं? माँ जी, क्या करूँ बहू, तुम्हारे ससुर जी तो है नहीं और तुम्हारे पति दुबई में नौकरी करते हैं। तुम चारों जवान हो, अकेली हो, पर कभी शिकायत नहीं करती। अरे अम्मा, पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब न शिकायत करें। अच्छा बताओ, तुम लोगों के पास पहनने के लिए बढ़िया साड़ी तो है? वो नीरज की माँ के घर पार्टी है ना? अरे हाँ अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमने तो पुरानी साड़ियों को धुलवा कर रख लिया था। अम्मा, पार्टी में तो बहुत लोग होंगे, आप परेशान हो जाएंगी। आप घर में रहिए, हम खाना पैक करा कर ले आते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम चारों हो आओ। नीता की चारों बहुएं उसके अंधेपन का फायदा उठाकर जीन्स टॉप, फ्रॉक, स्कर्ट पहनकर नाइट शो में पिक्चर देखने चली जाती हैं और 12 बजे लौट कर आती हैं। अरे बहू, आने में बड़ी देर कर दी, भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। नीरज की माँ ने खाना तो पैक कर दिया होगा। कहाँ माँ जी, वो इतनी कंजूस है, इतना कहने पर भी खाना पैक नहीं किया। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इतनी रात में क्या बनाओगी? मुझे तो बस 1 गिलास दूध दे दो। दूध तो खत्म हो गया है अम्मा। अच्छा तो फिर नींबू पानी ही बना दे, पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। माँ जी, घर में नींबू भी नहीं है। तो फिर 1 गिलास पानी दे दे बहू। सुधा मुस्कुराती हुई उसे पानी देती है और सब अपने अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाती हैं। तभी दीवार पर किसी के सीटी बजने की आवाज आती है। सभी हंसने लगती हैं। राधा, आ गया तेरा मजनू। अरे अभी आपके दीवाने भी आते होंगे। कविता धीरे से उठकर बाहर चली जाती है। अरे बहू, ये रोज इसी समय सीटी की आवाज आती है पीछे की दीवार से। अरे कुछ नहीं माँ जी, उधर एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अच्छा सो जाओ, तुम चारों की चिंता लगी रहती है। हे राम, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे कोई नहीं मिला? कल सब्जी वाला मुझे देखकर हंस रहा था। कल बड़े गले का ब्लाउज पहनकर सब्जी लेने जाऊंगी, वो ना नहीं कर पाएगा। अरे हाँ रे, दूध वाले के सामने मैं फिसली, उसने मुझे बचा लिया, बस उसके बाद बन गया मेरा दीवाना। अगले दिन सुबह फोन की घंटी बजती है। अरे बहू, सूरज सर पर चढ़ाया, कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो? सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर सो रही थी। नीता की आवाज से आंख खुली। नहा रहे थे माँ जी, अभी सुबह के 5 बजे हैं, आप सो जाओ। अरे देख, कब से फोन की घंटी बज रही है। राधा मुंह बनाते हुए उठती है और फोन नीता को दे देती है। हेलो, हाँ बेटा, कैसा है? अरे वो तुम लोग आ रहे हो, कल पहुंच जाओगे? बहुत अच्छा, जल्दी आ जाओ। हाँ, बहुएं ठीक है। नीता की बात सुनकर चारों बहुओं के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है। सब अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन करने लगती हैं। हेलो डार्लिंग सीताराम, इस बार दूध के लिए आना तो चुपचाप चले जाना, कल मेरे पति आ जाएंगे। अरे दीदी, उस ड्राइवर का फोन ही नहीं लग रहा है। तू जान, तेरा काम जाने। उन सब के पति आ जाते हैं। अरे माँ, पूजा में इतना कूड़ा करकट, घर में दिया नहीं जलाती क्या? चारों तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, लगता है कितने दिनों से घर में झाड़ू नहीं लगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहुएं तो सुबह 5 बजे उठकर ही मंदिर का दिया जला देती हैं, फिर घर के कामों में लग जाती हैं। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो यही सच होगा, पर घर देखकर तो लगता है सालों से सफाई नहीं हुई। बहुओं ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, सब कुछ ठीक से चलता है, लेकिन रात के 11 बजे दीवार के पीछे से सीटी की आवाज आने लगती है। अरे ये सीटी की आवाज कैसे आ रही है? और तू क्यों डर रही है, क्या बात है? नहीं जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, वो तो मुझे इस आवाज से डर लग रहा था, कहीं कोई भूत चुड़ैल ना हो इसलिए डर गई। चारों भाई डंडा लेकर बाहर निकलते हैं और सीटी बजाने वाले ड्राइवर को पकड़कर पीटते हैं। अरे भैया, काहे हमको इतना मार रहे हैं? हम तो राधा भाभी के बुलाने पर ही आए थे। अच्छा तो ये बात है, अभी ठीक करता हूँ। राधा का पति घर आकर राधा को एक डंडा मारता है। अरे केवल हम ही पिटाई खाएंगे? सुधा भाभी का दूध वाला, कविता भाभी का फूल वाला भी तो है, उनकी भी तो खबर लीजिए। अरे भैया, अपनी चोरी पकड़ी गई तो हम पर दोष लगा रही है, हम तो घर के बाहर निकलते ही नहीं है, चाहे अनीता से पूछ लो। हाँ भैया, हम तीनों तो अम्मा जी की सेवा में ही रहते थे, आप अम्मा जी से ही पूछ लो।
हाँ रे, ये सब मेरे आसपास ही रहते हैं, बेकार में शक मत कर। तभी कबाड़ी वाला आता है और कहता है, अरे अनीता भाभी, जाओ जल्दी से शराब की सारी बोतलें दे दो वरना कोई देख लेगा। शराब की बोतल? तो इसका मतलब तुम लोग शराब भी पीती हो? अरे इतने सारे छोटे छोटे कपड़े किसके? अब समझ में आया, माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर तुम लोग किस तरह से निर्लजता कर रही हो। अभी ये सब हो ही रहा था कि नीरज की माँ आती है और नीता से कहती है, ये क्या दीदी, तू शादी में नहीं आई और ना ही बहुओं को भेजा, मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही। अरे रहने दे, मेरी चारों बहुएं गई थीं, उस दिन तो मुझे भूखा ही सोना पड़ा, तूने मेरे लिए खाना भी नहीं भेजा। हाय दैया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तू नहीं आई तो तेरी खबर लेने आई थी। राम जाने तेरी बहुएं कहाँ गई थी और कहाँ से लौट कर आई, मेरे घर तो ना आई कोई। चाची तुम जाओ, हमें सब समझ में आ गया है। माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। हम तुम्हें एक भी दिन साथ रखने को तैयार नहीं है, तुम सब अपने मायके लौट जाओ। चारों बहुएं अपनी सास का पैर पकड़ लेती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं, सासू माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हमें इसका फल भी मिल गया, उसकी सजा भी मिल गई, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, याद रखना, इस बार गलती हुई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन के बाद से अंधी नीता के घर सब कुछ ठीक हो गया। सुबह की पूजा से लेकर रात के खाने तक बहुएं अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने काम करने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। गरीब बहू का साइकिल ढाबा। पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है, कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा होने लगते हैं। खाने में क्या क्या मिलेगा? दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। ढाबा आ गया राजू, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ चलो रंगा उस्ताद, पेट पूजा तो करनी ही है। ये कहकर वे दोनों ढाबे में आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अरे सुनो भाई ढाबे वाले। रंगा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी वहाँ एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है। अरे बंदर, इस ढाबे का वेटर लगता है उस्ताद। कहिए क्या खाना है, सादा खाना या फिर कमाल का खाना? बल्लू सब लाएगा। अबे सादा क्यों बल्लू, कमाल का खाना पेश कर, कमाल का, जी भर कर खाएंगे। बल्लू बंदर महेश के ढाबे की खास रौनक था और महेश के अधिकांश काम वही करता था। साथ ही बल्लू के कारण ढाबे पर आने वाले ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन हो जाता था। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपके ढाबे का खाना तो वाकई कमाल है, पर उससे भी बड़ा कमाल तो ये बल्लू बंदर है। बल्लू तो हमारे ढाबे का रौनक है साहब। हाँ भाई ठीक कहते हो। महेश का ढाबा अच्छा चल रहा था और वो अपनी पत्नी पार्वती से हमेशा कहता था, अरे पार्वती, तुम भी मुझसे खाना बनाना सीख लो, खाना बनाना भी एक खास हुनर होता है। तभी महेश की माँ गायत्री कहती है, और ये हुनर औरत में तो होना ही चाहिए बहू। ठीक है माँ जी, आप भी यही चाहती है तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। महेश और गायत्री की प्रेरणा से पार्वती तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और फिर महेश के ढाबे में खाना बनाने में हाथ बटाना शुरू कर देती है। वाह, खोया कोफ्ता, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अजी देखना, स्वाद भी लाजवाब ही होगा। लोग उंगलियां चाटते ना रह जाए तो मेरा नाम पार्वती नहीं। पार्वती का बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है और महेश के ढाबे का काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। मगर फिर अचानक ही महेश बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। पार्वती, अब हमारे ढाबे का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं और बल्लू ढाबे को संभाल तो रहे हैं। पार्वती ठीक कह रही है बेटा, तू ढाबे की चिंता छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दे। पार्वती बल्लू की मदद से ढाबे को अच्छे से चला रही थी। ढाबे पर खाना खाने वाले ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती थी। मगर तभी एक नई विपदा सिर पर आन पड़ी। एक दिन अचानक ही महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए, हमें इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और इसमें लाखों का खर्च आएगा। लाखों की बात सुनकर पार्वती और गायत्री का कलेजा बैठ जाता है। वे पैसे का इंतजाम करने के लिए मजबूर होकर अपना ढाबा बेच देती है और फिर सारा पैसा महेश के इलाज पर खर्च हो जाता है। पार्वती बेटा, जो भी हमारे पास था वो सब तो महेश के इलाज में चला गया। अब कैसे गुजारा होगा भला? माँ जी, ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए पार्वती से कहता है, देखिए, इनको 6 महीने तक कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है और रेगुलर दवाइयाँ भी खानी है। ये कहकर डॉक्टर महेश को अस्पताल से छुट्टी दे देता है और पार्वती पर संकट आते रहते हैं। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब क्या करे बहू, घर में खाने के लाले और ऊपर से महेश की दवा का खर्च कहाँ से पूरा पटेगा? आप चिंता न करें माँ जी, मैं कोई काम करूँगी और सब ठीक हो जाएगा। पार्वती खूब सोच विचार करके साइकिल पर खाना बेचने का फैसला करती है। उसके पास कुछ पैसे बचे थे। वो उन्हीं पैसों से कुछ चावल, दाल, आटा खरीद कर खाना बनाती है और उसे साइकिल पर सजा लेती है। बहू, ईश्वर करे तेरा साइकिल ढाबा अच्छी तरह बरकत दे बेटी। आप चिंता न करें माँ जी, बस उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि बल्लू भी अब मेरे ही साथ रहेगा। ये तो और भी अच्छी बात है। हमारा बल्लू तो बड़ा समझदार है बेटी, इससे तुझे बड़ी मदद मिलेगी। पार्वती और बल्लू बाजार में एक खुली जगह पर अपना साइकिल ढाबा लगा लेते हैं और पार्वती आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे पर आइए, 20 रुपए में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। पार्वती जैसे ही आवाज लगाती है, कुछ लोग उसके साइकिल ढाबे पर इकट्ठा होने लगते हैं। खाने में क्या क्या मिलेगा? दाल, चावल और रोटी मिलेगी साहब। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। पार्वती खाने की प्लेट लगाती और बल्लू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता। बल्लू खाना पकड़ाने के साथ साथ लोगों को अटपटे करतब भी दिखाता जाता। वो कभी नाचने लगता तो कभी तरह तरह के मुंह बनाने लगता। उसके ये करतब देखकर लोगों को बड़ा मजा आता और वे बंदर के हाथों से खाना खाने के लिए उत्सुक हो उठते। ला भाई ला, बंदर के हाथों से पहली बार खाने का मौका मिला है। कमाल का बंदर है, देखो तो कैसे काम कर रहा है। खाने के स्वाद और बल्लू के मनोरंजन के कारण पार्वती का सारा खाना कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। अरे वाह बल्लू बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। तेरे साथ आने से तो सारा खाना फटाफट बिक गया। कल से डबल खाना बनाकर लाएंगे। अगले दिन पार्वती डबल खाना बनाकर लाती है तो वो भी कुछ ही घंटों में बिक जाता है। फिर तो रोज ही ऐसा होने लगता है। बल्लू के मनोरंजन और पार्वती के लजीज खाने के चलते कुछ ही दिनों में पार्वती का ढाबा शहर भर में लोकप्रिय होने लगता है। अमीर गरीब सब उसके खाने का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से चलकर आने लगते हैं। ऐसा सस्ता और स्वादिष्ट खाना साथ में बंदर का मनोरंजन तो बड़े बड़े होटलों में भी नसीब ना होगा दोस्तों। तूने बिल्कुल ठीक कहा भाई, देखना एक दिन ये गरीब ढाबे वाली जरूर कामयाब होगी। उनकी ये भविष्यवाणी जल्दी ही सच हो जाती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया और टीवी वालों का ध्यान पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे की तरफ जाता है और वे उसके ढाबे पर मंडराने लगते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपको ये ढाबा बनाने का यूनिक आइडिया कहाँ से मिला? गरीबी और मजबूरी से आया भाई। और ये बंदर? ये बंदर हमारे प्यार और अपनेपन का फल है भाई। वाह वाह, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है।